हेलो स्टूडेंट्स, एग्री विद कीवर्ड्स में आपका स्वागत है। आज हम स्टूडेंट बात करने वाले हैं रावे के बारे में। रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस, ये प्रैक्टिकल होता है बीएससी एग्रीकल्चर आपका जो लास्ट में होता है, यानी कि बीएससी एग्रीकल्चर। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर सीसीएस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आपके 8वें सेमेस्टर में होता है। 8वें सेमेस्टर में ये क्या होता है, पूरा का पूरा इसमें आपका रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस होता है। तो आज जो बात करने वाले हैं, आपका जो सब्जेक्ट है सोयल एंड वाटर कंजर्वेशन। ओके, ये सब्जेक्ट लिखा हुआ है सोयल एंड वाटर कंजर्वेशन। देश की भूमि आपके हाथ में, ये स्लोगन है इसका। लैंड ऑफ कंट्री योर हैंड। ओके, तो आपके जो देश की भूमि है किसके हाथ में है? आप स्टूडेंट के हाथ में है, ठीक है, फार्मर्स के हाथ में, भारत के हाथ में है। तो ये देश की भूमि है जिस पर हम बात करने वाले हैं। सब्जेक्ट का नाम है सोयल एंड वाटर कंजर्वेशन। ध्यान से पढ़ना इसको, ठीक है। पूरी डिटेल्स में यहाँ पर डिस्कस होगी। तो सबसे पहले बात करेंगे, ये एक्सरसाइज नंबर 1 है आपकी, ठीक है। ये सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 1 है। इससे पहले आपको पता ही है कि आपको थॉट लिखना होता है, इंडेक्स लिखना होता है, वो तो सभी में ही है कॉमन। बट यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ये सब्जेक्ट है आपका। इसमें हम बात करें तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ग्रामीण कृषि कार्य का अनुभव, एक्सपीरियंस ऑफ रूरल एग्रीकल्चर वर्क। ये फुल फॉर्म है। डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर का इन्होंने सर्वे किया है। विकास खंड का नाम सदर है मुजफ्फरनगर में। गांव का नाम वहलना है, गांव का नाम वहलना है। आप कोई भी अपने गांव के आसपास का नाम लिख सकते हैं। कृषक का नाम क्या है? नेम ऑफ फार्मर श्री मेहर सिंह। ओके, ये इसका नाम है, फार्मर का नाम यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर लिखना है स्टूडेंट टाइप ऑफ सोयल, यानी कि भूमि की किस्म क्या है, किस प्रकार की मिट्टी है। भारत के अंदर की बात करें, जो इंडियन सोयल ऑर्डर होता है 12 प्रकार की सोयल होती है। जैसे ब्लैक सोयल, लैंड सोयल, ब्लैक सोयल होती है। ओके, माफ़ कीजिएगा, ब्लैक सोयल होती हैं, रेड सोयल होते हैं, लेटराइट सोयल होती हैं, सैंडी सोयल होती हैं, ठीक है। ये सब सोयल होती हैं, आगे इसी का हम डिस्कस करेंगे पूरा। जैसे कि आप टाइप ऑफ सोयल, यहाँ पर सैंडी सोयल आपको मिल सकते हैं। क्या वहाँ पर सैंडी सोयल है? अगर है तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कीजिएगा। सैंडी लोम सोयल है, बिल्कुल है। चिकनी मिट्टी है, कली मिट्टी है, नहीं है। तो ये सब आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये सोयल के टाइप्स हैं, आपको इनमें से किसी भी एक प्रकार पर यस करना है, जो भी मिट्टी वहाँ पर होगी। उसके बाद लैंड स्लोप परसेंटेज। लैंड स्लोप का मतलब आप समझ लीजिए भूमि का ढलान, यानी कि जो आपकी सोयल है उसका ढलान कितना है, स्लोप कितना है। स्लोप मतलब ढलान, ठीक है, ढाल कितना है उस सोयल के अंदर। तो ये सब चीज़ें लिखना है। स्टडी ऑफ प्रॉब्लम ऑफ सोयल इरोजन। अब सोयल इरोजन क्या होता है ये समझ लीजिए। सोयल इरोजन का मतलब होता है जब सोयल का पार्टिकल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, ट्रांसपोर्ट होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सोयल इरोजन बोलते हैं। अगर वो वाटर के द्वारा होता है तो इरोजन बाय वाटर, सोयल इरोजन बाय वाटर। अगर वो विंड के द्वारा होता है तो इरोजन बाय विंड। ओके, सोयल इरोजन बाय विंड। हवा के द्वारा अगर सोयल का पार्टिकल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसे विंड इरोजन बोलते हैं। अगर वाटर के द्वारा, यानी कि जल के द्वारा जब सोयल का पार्टिकल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसे वाटर इरोजन बोलते हैं। ये दो प्रकार के हैं, ठीक है। तो इसी पे हम बात करने वाले हैं। टोटल एरिया इफेक्टेड बाय द सोयल। सोयल इरोजन के द्वारा कितना % जो आपका भूमि है वो इफेक्ट हो रही है, ये क्षेत्र जो है इफेक्ट हो रहा है। टाइप ऑफ सोयल इरोजन, ठीक है। क्या वहाँ पर विंड इरोजन है? अगर है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिएगा। वाटर इरोजन है, बिल्कुल है, यस कीजिएगा, ठीक है। मैंने वही बताया, हवा के तरफ, जब हवा के द्वारा सोयल के पार्टिकल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? विंड इरोजन बोलते हैं। जब सोयल के पार्टिकल वाटर के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? वाटर इरोजन बोलते हैं, ठीक है। अब वाटर इरोजन की बात करें तो यहाँ पर वर्षा की बूंद के द्वारा कितना होता है? रेन ड्रॉप कितने के द्वारा होता है? अब रेन ड्रॉप का मतलब होता है जब सोयल के पार्टिकल्स वर्षा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेन ड्रॉप बोलते हैं। वो है वहाँ पर है या नहीं तो यस है, वहाँ पर अगर है तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कीजिएगा। उसके बाद है सरफेस इरोजन कितना है? सरफेस का मतलब होता है सोयल की ऊपरी सतह पर, सोयल की ऊपरी सतह से वाटर इरोजन कितना हो रहा है, जैसे आपका सीट इरोजन होता है, ठीक है। अगर है तो यस कीजिएगा। रिल इरोजन किसे कहते हैं? रिल एक रिल सी बन जाती है, अगर आप मैं बात करूँ आपको दिखाऊंगा, ठीक है। गली इरोजन किसे कहते हैं? जब सोयल के पार्टिकल्स एक बड़ी बड़ी आकार में बन जाते हैं, यानी कि जब वहाँ पर इरोजन क्या होता है? बड़े आकार में होता है, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं? गली इरोजन बोलते हैं।
उसके बाद यहाँ पर शेप ऑफ गली, गली का आकार कितना है, यू आकार के साइज़ की बनती है या वी आकार के साइज़ की बनती है। अगर इस तरह की बनती है तो आप यू यस कीजिएगा, नहीं बनती है तो नो कीजिएगा। अगर यू आकार की बनती है तो नो कीजिएगा, अगर वी आकार की बनती है तो यस कीजिएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो। साइज ऑफ गली आप इस छोटी है यस, मीडियम है नो, डीप है यस या नो, जो भी आप लिखना चाहो। नदी का नाम आप लिख सकते हैं काली नदी है। नदी का नाम आप लिख सकते हो कि जो इरोजन हो रहा है स्टूडेंट, यानी कि जो इरोजन हो रहा है वहाँ पर वाटर इरोजन जो भी हो रहा है वो किस नदी के द्वारा हो रहा है। ठीक है, तो इन सभी के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी चीज़ को ड्रॉप करूँगा। देखो मैं सभी बताऊँगा आपको। देखो एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा, एग्जामिनर आपसे वाटर इरोजन पूछेगा, सीट इरोजन पूछेगा, गली इरोजन के बारे में पूछेगा, आपसे इरोजन पूछ सकते हैं। आप ये बताओ अगर वहाँ पर इरोजन हो रहा है तो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे आप लोग। ठीक है, आप कहोगे सर रूट वेजिटेबल लगाएंगे, या आप कह सकते हैं सर डीपली रूट वेजिटेबल्स लगा सकते हैं, सर कवर क्रॉप्स लगा सकते हैं। ठीक है सर, मल्चिंग कर सकते हैं। ये सब मेथड्स होते हैं जो आप इरोजन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो एग्जामिनर आपकी कॉपी तो देखेगा ही, आपसे क्वेश्चन भी पूछेगा। तो ध्यान रखना है कि अगर जो स्टूडेंट वीडियो देख रहा है केवल, और वीडियो देख के अगर आप लोग जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। वो क्वेश्चन पूछेगा और क्वेश्चन के ही आपको नंबर देगा। ऐसा नहीं कि आपने जो लिख के लिया इसके नंबर है, नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। स्टूडेंट डाटा कहीं से भी लिख सकता है, लेकिन वो जो क्वेश्चन है वो वाइवा जो है, वाइवा ही आपका इम्पोर्टेंट है, वाइवा ही आपको नंबर दिला के जाएगा। तो इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। ठीक है, क्वेश्चन जो मैं कह रहा हूँ उनको लिखने की कोशिश करें। अगर याद हो जाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा सभी तरह के क्वेश्चन। ठीक है, तो नदी कौन सी है आपसे पूछ लेगा कि हमारे यहाँ आपने जहाँ पर सर्वे किया वहाँ पर वाटर इरोजन होता है क्या। आप कहोगे सर हाँ होता है वाटर इरोजन। तो वो पूछेगा कौन सी नदी पास पड़ती है, तो आपको याद रखना चाहिए कि काली नदी। कॉपी मत करना, आपको याद भी करना है ये चीज़ें। ठीक है, जो जलागम यानी कि जो वाटर शेड कितना एरिया है वाटर शेड का, आप बता सकते हैं कि 10 वर्ग मीटर तक फैला हुआ है, या आप जितने भी हैं वहाँ पर। रिज लाइन कितनी है, या अगर है तो यस कीजिएगा। वैली लाइन कितनी है, अगर है तो नो कीजिएगा, या अगर ये है तो यस कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछेगा भूमि एवं जल संरक्षण के लिए किए गए कार्य, वर्क डन फॉर सोयल एंड वाटर कंजर्वेशन। सोयल एंड वाटर कंजर्वेशन को करने के, यानी कि सोयल जो वाटर है, सोयल वाटर कंजर्व आपने किया है, वाटर को कंजर्व किया है, आप उस किस तरह से किया है वो बताइए आप हमें। तो आप कहेंगे सर लेवलिंग करके, अगर किया है तो यस करो। बैंडिंग करके या मेड़बंदी करके, अगर आप खेत की मेड़बंदी की है यस। जो कंटूर बंडिंग की है, समोच बंडी बोलते हैं इसको, अगर की है तो यस कीजिएगा। कंटूर लाइन की है, डैम अगर आपने लगाया है तो नो कीजिएगा, अगर लगाया है तो यस कीजिएगा। डैम का मतलब होता है बांध वगैरह जो बड़े बड़े लगा देते हैं। टेरिस अगर है तो नो कीजिएगा। चेक डैम लगाए हैं तो यस कीजिएगा। सेमी परमानेंट डैम है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। तो ये डिटेल्स आप लोगों को खुद भरनी है। रॉ स्ट्रक्चर है क्या, यस। एफोरेस्टेशन है, यस। सेमी परमानेंट डैम, नो। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद आपको पक्की संरचनाओं का विवरण देना है। डिस्क्रिप्शन द पक्की सीमेंटेड स्ट्रक्चर, यानी कि बहुत सारे लोग होते हैं जो सीमेंट के भी बना देते हैं। देखिए ड्रॉप स्पिलवे बोलते हैं जिसको, ड्रॉप इनकेट इनलेट ड्रॉप इनलेट स्पिलवे बना देते हैं, सूट, ये सब है। तो अगर ये सब आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपके क्षेत्र की प्रमुख समस्या क्या है, मेन प्रॉब्लम क्या है एरिया में, तो आप कह सकते हैं द स्पेशली ये स्ट्रक्चर यूज टू द प्रोवाइड द कंट्रोल्ड रिलीज ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर डाउन स्ट्रीम फ्रॉम द डैम, यानी कि जो डैम है उसके द्वारा जो वाटर है वो क्या होता है, उसको कंट्रोल किया जा रहा है। ठीक है, जो मेन प्रॉब्लम है स्पेशली वहाँ पर क्या है, स्ट्रक्चर प्रॉब्लम है। जो प्रोवाइड कराते हैं, क्या आप जब वाटर को छोड़ते होंगे तो वहाँ से जो वाटर है, बहुत सारा वाटर क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा रिलीज हो जाता है या फिर बह के चला जाता है। तो आप उसकी इस तरह का आप लिख सकते हो कि यहाँ पर हिंदी में भी लिख सकते हो कि सर जो मेन प्रॉब्लम है हमारे यहाँ एरिया की वो ये है कि एक्सेस वाटर जो होता है, यानी कि जो फालतू वाटर है, एक्सेस वाटर जो है वो क्या होता है, उसकी प्रॉब्लम हमारे खेत में है, यानी कि हमारे सोइल में ज़्यादा वाटर हो जाता है, वाटर लॉगिंग कंडीशन हो जाती है। तो एक्सपीरियंस से आप कहोगे कि सर वाटर लॉगिंग कंडीशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। वाटर लॉगिंग कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए आपको जो डैम वगैरह है वो बनाने पड़ेंगे। ठीक है,
और आपको ऐसी फसलें लेनी पड़ेगी जो वाटर लॉगिंग कंडीशन में ग्रो हो सकें, ठीक है। तो आप बता सकते हैं इस चीज़ों को। सोइल एंड कंजर्वेशन इन द वर्ल्ड वाइड स्ट्रेटेजी, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए सस्टेनेबल एंड द फॉरेस्टिंग, ठीक है। कह सकते हैं कि फॉरेस्ट लगा सकते हैं, वन वगैरह अगर लगा दीजिए तो वहाँ पर वो बंद हो सकते हैं। शॉर्ट नोट में आप ये सब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है शॉर्ट नोट में, ठीक है, जो चीज़ें आपने सीखी हैं। नंबर 2 एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में आपको क्या करना है, सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिस करनी है। मेड़बंदी करनी है, खेत की मेड़बंदी की है क्या, यस। कंटूर बंदी की है तो अगर यस है तो नो, ये सब हैं। औजारों का अगर औजारों का अगर आपने प्रयोग जो किया है, पंपिंग सेट इस तरह का, टिल्ट लेवल, ऑटोमेटिक लेवल, ये सब देख लेना, ठीक है। कॉस्ट एनालिसिस कितनी है, पैसा कितना लगा है उसमें, लागत कितनी है। सोइल मैनेजमेंट कैसे करते हो आप लोग, टीलेज एंड स्पेयर टाइम, खाली जो समय है या खाली जो भूमि पड़ी होती है या भूपरिष्करण जो होता है उसको मैनेज कैसे करते हो। मल्चिंग कैसे करते हो, मल्चिंग का मतलब मैं बता देता हूँ। मल्चिंग का मतलब होता है कि सोइल को कंजर्व करना, ठीक है, सोइल में से वाटर को कंजर्व करना। जैसे कि मान लीजिए आप लोगों ने लोबिया देखी होगी, लोबिया काउपी, तो वो क्या है, वो रेस्ट्रिक्टेड या कंट्रोलिंग ऑफ इरोजन है। अगर आपने देखा हो भूमि पे ऊपर पूरी की पूरी फैल जाती है, कवर हो जाती है। इससे क्या होता है, इससे जो वाटर जो सोइल के पार्टिकल्स हैं वे लूज नहीं होते हैं, जिसके कारण वे हवा के द्वारा उड़ नहीं सकते, पानी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं बह सकते। तो आप मल्चिंग का प्रयोग कर सकते हो, मल्चिंग क्रॉपिंग का प्रयोग कर सकते हो, कवर क्रॉप्स का प्रयोग कर सकते हो। कुछ लोग मल्चिंग को ऐसे भी डिफाइन करते हैं, जैसे आपकी जो पौध होती हैं, पौध जैसे धान की पौध होती है, तो उसके ऊपर जब आप घास फूस रख देते हो, इससे क्या होता है कि जो सनलाइट है उससे क्या होता है कि सनलाइट से जो आपका नमी है खेत के अंदर वो बनी रहती है, यानी कि जब सनलाइट इस पर जाएगा तो जो मोशन है सोइल की वो रिमूव नहीं होगी। तो ये सब चीज़ें लिख लेना। वाटर हार्वेस्टिंग स्टोरेज क्या है, इनसीट हैं, पॉन्ड है, चेक डैम है, तो अगर है इस तरह से आप लोग बना सकते हो। खरीफ की फसलें, कवर क्रॉप्स अभी मैंने बताया था आपको, ये कवर क्रॉप्स हैं। मेज अगर है, ग्रेन्स हैं मेज जो होती हैं, अगर आप मेज लगाते हो धान, तो मेज से क्या होता है, मेज रूट डीप रूटेड वेजिटेबल्स होती हैं, काफ़ी गहराई में जाती हैं। इससे क्या होता है कि ये क्या करते हैं, सोइल के पार्टिकल्स को जकड़े रखती है खेत के अंदर और ये इधर उधर नहीं भागने देती। तो इसे भी आप लोग कह सकते हो कवर क्रॉप। ग्रीन मैन्यूरिंग अगर आप लगाते हो तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। यूज ऑफ स्टोरेड वाटर इन इरीगेशन, ठीक है। फसल का नाम आप लिख सकते हो, स्टेज ऑफ क्रॉप आप लिख सकते हो, क्रिटिकल स्टेज में देंगे। सिंचाई के मेथड, किसके द्वारा सिंचाई आप कहते हो। फसल का तरीका क्या है, मोनोक्रॉपिंग। मोनोक्रॉपिंग क्या होता है, जब एक सीजन में या एक साल में एक ही फसल आप ग्रो करते हो तो उसे मोनोक्रॉपिंग कहते हैं, ठीक है। खरीफ की फसल, रबी की फसल। ड्यूओ क्रॉपिंग आप मतलब दो फसलों को एक साल में जब आप ग्रो करेंगे तो ड्यूओ क्रॉपिंग कहलाता है। इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है जो दो फसलों के बीच में, मान लीजिए आपने यहाँ पर भी फसल लगा दी और यहाँ भी एक फसल लगा दी, उसके बीच में जब कोई अन्य फसल आप लेते हो तो वो इंटरक्रॉपिंग कहलाता है। फसल की प्रजाति आपको यहाँ लिखनी है, कौन सी क्रॉप ले रहे हो। कल्चर ऑपरेशन का मतलब होता है कि आप उसमें खेत में क्या क्या काम करोगे, क्या क्या कल्टीवेशन आप उसमें करोगे, उसे बोलते हैं कल्चर ऑपरेशन, ठीक है। तकनीकी क्रियाओं को अपनाने में क्या क्या बाधाएं आपको आती हैं, किसानों को क्या प्रॉब्लम है, टेक्निकल जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, किसान उसको अडोप्ट कर रहे हैं, ठीक है। अडोप्ट करते समय उसको क्या क्या समस्याएं हैं वो आप लोग यहाँ लिख दोगे। क्या क्या टेक्नोलॉजिकल बैरियर है, क्या क्या बाधा उत्पन्न होती है उसमें, ठीक है। ट्रांसफ़र टेक्निक कौन कौन सी हैं, एजेंसी कौन सी हैं, सोइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट कौन सा है उत्तर प्रदेश में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कौन सी हैं ये आप लोग सीख सकते हो, प्राइवेट एजेंसी कौन सी हैं, लोकल इंस्टीट्यूशन कौन सा होता है, KVK कृषि विज्ञान केंद्र, ओके। सोशल बाधाएं क्या होती हैं, सामाजिक बाधाएं क्या होती हैं, पीपल विद द लो लाइक टू बी द एम्प्लॉयड, ठीक है। तो ये सब हैं सोशल बैरियर हैं, सामाजिक बाधाएं हैं कि भाई तो ये क्या काम कर रहा है, लोग बताते हैं। इकोनॉमिक बैरियर है, पैसा ज़्यादा लगता है। प्रैक्टिकल यूटिलिटी है, ठीक है। ये सब चीज़ें आप लोग लिख लेना। शॉर्ट नोट में फिर वही सेम है। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 3 में आपका सिंचाई जल का प्रबंध, मैनेजमेंट ऑफ इरिगेशन वाटर, यानी यहाँ पर क्या करना है, जो वाटर है उसको मैनेज करना है, मैनेजमेंट करना है। कैसे करना है, सोर्स ऑफ इरिगेशन, फसल और सिस्टम। सोर्स ऑफ इरिगेशन का मतलब है कि पानी आप किसके द्वारा देते हो, नहर के द्वारा, ट्यूबवेल के द्वारा, कुएं के द्वारा, या फिर अदर ऑप्शन है। कौन कौन सी फसल है,
कौन कौन से ये प्लान सिस्टम का मतलब होता है प्रणाली, ठीक है। आप किस प्रणाली से उसको ग्रो कर रहे हो, ठीक है, कौन सी आपका प्रणाली है, आप क्रॉपिंग मोनोक्रॉपिंग या मल्टी क्रॉपिंग या इंटर क्रॉपिंग अपना रहे हो, तो वो सिस्टम लिखना है। यहाँ पर प्लान नहीं लिखना है, योजना नहीं लिखनी थी, ये तो लिख दिया प्लान एरिया। प्लान एरिया का मतलब ये थोड़ी कि ये जो पहाड़ों पर थोड़े उगा रही है या प्लान एरिया में, ये गलत है सिस्टम। पानी की उपलब्धता, आप 1 सिंचाई कब देते हो, 2 सिंचाई कब देते हो, 3 सिंचाई कब देते हो, कौन सी खरीफ की फसल है, रबी की फसल, जायद की फसल में। सिंचाई का विकास किस तरह का है, नहर के द्वारा होता है, लैंड की लेवलिंग के द्वारा, पक्का है या नहीं है, कच्चा है, तो वो सब चीज़ें आपको लिखनी है। सिंचाई का समय क्या क्या है, कब कब आपको देना है, क्रिटिकल स्टेज में देना है होता है। क्रिटिकल स्टेज का मतलब होता है कि जब आपकी फसल को सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल स्टेज बोलते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेज ऑफ क्रॉप, ठीक है, फसल की भौतिक अवस्थाओं के अनुसार आप दे सकते हो, ये सब चीज़ें हैं। डीप्थ ऑफ इरिगेशन, ठीक है, सिंचाई की गहराई, आप क्या गहराई माप सकते हैं, अगर है तो माप सकते हो तो ठीक है। किसके द्वारा, विनोज के द्वारा मापी जाती हैं या फिर आपका डिगिंग या मोस्ट के द्वारा मापी जाते हैं, गीली परत की खुदाई करके। सिंचाई की विधियाँ वही हैं, चेक बेसिन मेथड्स, ठीक है, बॉर्डर स्ट्रिप मेथड्स, ड्रिप इरिगेशन मेथड। देखो चेक बेसिन का मतलब ये होता है, मान लीजिए यहाँ पर एक फसल लगी है, उसका संबंध इस दूसरे से लगा दिया, इसका संबंध इस फसल से लगा दिया, तो ये क्या बन गया, चेक बेसिन बन गया। पानी यहाँ दोगे तो यहाँ भी आ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ भी आ जाएगा, तो ऐसे ये चलता है, चेक बेसिन मेथड होते हैं। ब्रॉडर स्ट्रिप मेथड क्या होता है कि पट्टियों में जब हम खेती करते हैं, पट्टी लगा के कुंड बना के जब आप पानी देते हो, या खेत होता है उसको 3-4 हिस्से में बांट लेते हो, तो स्ट्रिप बना, उसे आप कह सकते हो। बट स्ट्रिप का मतलब होता है पट्टियों में खेती देना, पट्टी बना के पानी देता है, तो स्ट्रिप इरीगेशन बोलते हैं। फ्लड इरीगेशन का मतलब होता है कि आप लोगों ने खेत में देखा होगा, धान के खेत में पानी दे देते हैं नहर के द्वारा या ट्यूबवेल के द्वारा या फिर वो सब पंपिंग सेट के द्वारा, वो फ्लड इरीगेशन होता है। पानी के प्रयोग की क्षमता बढ़ाने की क्या क्या प्रैक्टिस आपने की है। पानी की उपलब्धता के आधार पर आप ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, यस। इम्प्रूव्ड वैरायटी आप लिख सकते हो, डेवलपमेंट वैरायटी ऑफ राइस। इंटरक्रॉपिंग आप लिख सकते हो, ठीक है। मल्चिंग मैंने अभी बताया था आपको। टाइप ऑफ मल्चिंग, अगर मल्चिंग अपनाते तो यस कीजिएगा, ठीक है। तो ये सब तरीके हैं स्टूडेंट्स। डिटेल इनकम द एक्सपेंडिचर, कैसे आप खर्च करते हो आप, ठीक है। विभिन्न क्रियाओं के साथ आय व्यय का जो बोरा है, आपने कैसे कैसे खर्च किया पैसा, ठीक है, किस किस में लगाया, वो सभी चीज़ें हैं। ये विद्यार्थियों की डायरी है आपकी, इसके बारे में तो आपको पहले ही पता है। तो यहाँ तक ये वीडियो थी। ये सेम है जो आप पहले वाले में लिख रहे हो, देखो यहाँ तक है, ये सेम है, सभी में सेम लिखना है ये तो, ठीक है। ये सेम थॉट टेबल ये सेम ही है, ठीक है, ये भी सेम है आपका, बस थोड़ा सा सब्जेक्ट चेंज करना है। तो ये आपका है सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन का, जो मैंने अभी बताया। यदि किसी को कोई दिक्कत है या कोई बात समझ में नहीं आते हैं, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। अगर मेरा स्टूडेंट्स है तो वो फ़ोन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको ज़रूर बन लीजिएगा, फिलअप कर लीजिएगा। अब कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई थी, तो मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ। यहाँ पर मैंने बताया था इरोजन के बारे में। इरोजन का मतलब होता है, इरोजन का मतलब स्टूडेंट होता है मर्दा अपक्षरण, ठीक है, या सोयल इरोजन, रिमूवल ऑफ द सोयल फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। जब मर्दा का जो सोयल होते हैं, नहीं आप कह सकते हो कि जो मर्दा होती है, सोयल जो होती है, उसका ओरिजिनल पोजीशन से क्या होना, रिमूव होना, हटना, क्या कहलाता है, इरोजन कहलाता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटैचमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन ऑफ द सोयल मटेरियल फ्रॉम द वन प्लेस टू द अनदर बाय इरूसिव एजेंट्स, ओके। तो यानी कि एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर डिटैचमेंट होता है, अलगाव होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है और डिपोजिशन होता है ऑफ सोयल का, ठीक है। किसके द्वारा होता है, अनदर बहुत सारे वे हैं, जैसे कि आप कह सकते हो सम फैक्ट है, डिटैचमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, ओके, और डिपोजिशन। अब बात ये आती है कि यहाँ पर टाइप्स ऑफ इरोजन की बात करें, तो यहाँ पर हम सिंपल सा बात करेंगे। अभी जो हमने आपको बताया था, ये है एजेंट ऑफ इरोजन। विंड के द्वारा, वाटर के द्वारा, टेम्परेचर के द्वारा इरोजन होता है, ठीक है। बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, उनके द्वारा भी इरोजन होता है। तो 4 पॉइंट हैं। अब बात करेंगे वाटर के द्वारा। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ इरोजन डिपेंडिंग ऑन द इरोजन कोजिंग ऑफ फैक्टर, विंड के द्वारा, वाटर के द्वारा, ठीक है। अब वाटर के द्वारा इरोजन की अभी बात हुई थी कि जब सोयल के पार्टिकल्स वाटर के द्वारा
एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, वाटर इरोजन बोलते हैं। स्टूडेंट इन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के जाइएगा, आपको रावे की फाइल भरनी नहीं अलग है, आपको क्वेश्चन का आंसर भी देना जरूरी है। यदि क्वेश्चन का आंसर आप नहीं देते हो तो आपकी फाइल, आपने जो लिखा है इसका कोई वैल्यू नहीं है। आपका वाइवा जरूरी है, वाइवा के अंदर आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर होना चाहिए। फॉर्म ऑफ वाटर इरोजन, किस फॉर्म में वाटर इरोजन होता है? रेन या स्प्लैश इरोजन के द्वारा। अभी मैं दिखाऊंगा रेन स्प्लैश इरोजन। देखो आपने इसे एक बार काफ़ी बार देखा होगा, जब पानी पे बूंद लगती हैं, यानी कि जब पानी भरा होता है और जब वर्षा होती है तो इस तरह से जो पानी ऐसे होता है, ऐसे स्प्लैश इरोजन या रेन ड्रॉप इरोजन के नाम से जानते हैं। सीट इरोजन क्या होता है? सीट इरोजन इस तरह से जो आपने देखा होगा वाटर बहते हुए, से हम सीट इरोजन के नाम से जानते हैं। सबसे डेंजर स्टेज कौन सी होती है इरोजन की? सबसे डेंजर स्टेज जो होती है वो सीट इरोजन होती है। ठीक है, ये इसे फार्मर जो होता है वो नोटिस नहीं कर पाता और उसमें बहुत सारे जो मिनरल्स होते हैं बह के चले जाते हैं। ठीक है, रिल इरोजन, रिल इरोजन की बात करें तो इस तरह के रिल बन जाते हैं, इस तरह के रिल आपने काफ़ी बार देखे होंगे, ये इसे हम रिल इरोजन बोलते हैं। ओके, इस तरह से आपने देखे होंगे खेत के अंदर ये वाटर के द्वारा ही होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, इसे रिल इरोजन बोलते हैं। गली इरोजन की बात करें तो गली इरोजन की बात इस तरह का होता है। गली ये दो प्रकार की होती है, मैंने पहले बताया था आपको, यू शेप में और वी शेप में। ठीक है, स्ट्रीम इरोजन का मतलब होता है जब धारा के द्वारा, यानी कि धारा के द्वारा पानी बहकर जाता है तो उसे हम स्ट्रीम इरोजन के नाम से जानते हैं। कौन कौन से फैक्टर है वाटर इरोजन को? जैसे आपका वर्षा है, टेम्परेचर है, तापमान है, हवा है और आर्द्रता है और सोलर रेडिएशन है। तो ये सब चीज़ें हैं। सोयल में आप देख सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सोयल होती हैं, वनस्पति हैं, ऑर्गेनिक मैटर है, नमी है और मृदा डेंसिटी है। तो टोपोग्राफी की बात करें तो ये भौगोलिक स्ट्रेटेजी है, या इस भौगोलिक टोपोग्राफी का मतलब होता है कि भूमि का उबड़ खुबड़ होना, स्लोप डाउन होना, किस तरह से भूमि है, तो उसे टोपोग्राफी बोलते हैं। तो ये था, मैंने आपको बता दिया, इसके बारे में थोड़ा सा ज़रूर पढ़ के जाइएगा। वाटर इरोजन और विंड इरोजन ज़रूर पढ़ लीजिएगा। वाटर इरोजन क्या होता है, विंड इरोजन क्या होता है, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं आपसे एग्जाम में ज़रूर पूछेगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा स्टूडेंट। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।